हम लोग जितना कल पढ़े थे आज उससे आगे पढ़ेंगे। जानता मैं राजा की चाबी, ठीक है ना। एक गंध तुम कहानी है, ठीक है ना। वो उसमें लिखा हुआ है राजा के बारे में जानता क्या सोचती थी। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकार ने पता लगाया है। जातक और पंचतंत्र एक थी है, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती थी। आगे हम आपको कहानी सुनाएंगे। इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं जिनको बाद में लिखा गया है। जो ये गणतुंद और जातक जो है ना, इसमें ये जो पहले लोग कथाएं मतलब मौखिक थी, उसको बाद में लिखा गया है। इसमें जो भी कथा है कहानियाँ है। जातक कथा है पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। जातक कथा है किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। गंधतिंदु नामक एक कहानी में बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। गंधतिंदु एक जातक नामक एक बताया गया है ना कि मतलब कि एक राजा की प्रजा कैसे दुखी रहती थी। देखिए कहानी क्या है, आपके बुक में लिखा हुआ है। इसी में कहानी यह है ना कि एक बार राजा सोचा ना कि चलो हम भेष बदल के अपने प्रजा के बीच में चलते हैं कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। भेष बदल के जब गया तो याद रखिएगा, प्रजा में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, पशुपालक, जानवर, मवेशी, मतलब जितने भी लोग हैं, किसान, सभी लोग आ जाएंगे आपके प्रजा में। तो इन लोगों के पास जब राजा गया भेष बदल के, तो सबसे मतलब कि पूछा कि आपको इस राजा से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तो सब ने अपना अपना दुख सुनाया, राजा को भला बुरा कहा। ये ऐसा है कि रात के समय में डकैत आते हैं और हमारे सामान को लूटपाट करके चले जाते हैं। दिन के समय में राजा के अधिकारी लोग आते हैं, अधिकांश मात्रा में कर वसूलते हैं और वो चले जाते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हमको छोड़ के शहर जंगल की ओर बसना चाहिए। तो लोग देखते थे ना, ये अधिकांश मात्रा में राजा से अगर कोई असंतुष्ट था तो गांव के लोग असंतुष्ट थे। जब लोग राजा क्या करता था, लोगों से अधिक मात्रा में कर लेता था ताकि उसका राज्य कुछ भरा रहे। अब इसके चलते लोग जगह छोड़ के गांव जाके जंगल में बसे लगे। जब लोग जंगल में बसे तब पर भी जान नहीं बच रहा है, तब लोगों ने क्या किया, वहाँ पर कृषि को अधिकांश मात्रा में कैसे और अधिक मात्रा में उगाए उस पर रिसर्च किया। तब लोगों ने कृषि पर अधिकांश मात्रा में रिसर्च किया। तब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मतलब कि उपज बढ़ाने के तरीके में क्या है, कैसे उपज बढ़ा। देखिए हल का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा और कावेरी घाटियों के मैदानों में इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है ना। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी थी। आप बैल से खेत जोतते हुए देखे होंगे, अगर हम तो अभी बता नहीं सकते हैं। अगर आप उधर हेठार एरिया के तरफ होंगे, गंगा जी नदी के किनारे होंगे, हेठार में समझ रहे हैं, जो हम बक्सर ज़िला के हैं दोस्त। और बक्सर ज़िला में एक हेठार एरिया है गंगा नदी की ओर, ब्रह्मपुर से उत्तर की ओर है। तो उधर अभी भी बैल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो बैल के इस्तेमाल से ये लोग इस्तेमाल कर देते हैं लोग खेत जोतने के लिए। बैल के जो बैल का हर था ना, उसके अंदर लकड़ी का था और लकड़ी के आगे ना लोहा का फर लगा हुआ था, बस उसी से मिट्टी कटता था। तो लोग इससे जुताई करते थे। गंगा की घाटियों में धान की रोपाई की जो वजह से उपज में अधिकांश मात्रा में भारी वृद्धि हुई, मतलब अधिकांश मात्रा में फसल होने लगा। लोहे के फल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, ठीक है। उसके बाद से ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित है। बैलों का लोग लोहे का इस्तेमाल करते थे बैल से खेत जोतने के लिए। तो उपमहाद्वीप के कुछ ही एरिया में सीमित है, लेकिन कहीं कहीं पर भी ना कुदाल का भी प्रयोग, यानी कुदारी का भी प्रयोग होता था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। पंजाब और राजस्थान में
पंजाब और राजस्थान की जो एरिया थी वहाँ पर लोहे के फल वाले हल का प्रयोग कब हुआ था भाई साहब? 20वीं सदी में शुरू हुआ था। देखिए, जो किसान उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे उन्हें खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता था। कि जो लोग इस एरिया में थे पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में, ये लोग ना हल का प्रयोग नहीं करते थे, कुदारी का प्रयोग करते थे। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे। इन्होंने अपने कार्य का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। जिस तरह से आज भी हमारे एरिया में जिधर हम रहते हैं, आज तो कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पहले लोग नहर के भरोसे रहते थे। अभी भी लोग रहते हैं कि नहर, अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम करें, हाँ ठंडा के मौसम में ना जब गेहूँ रोपाता है ना, ये जब पटाया जाता है गेहूँ अभी फ़िलहाल, तो नहर हमारे एरिया में आती है, तो उससे अधिक बहुत से लोग खुश होते हैं और उस नहर के पानी से क्या करते हैं दोस्त कि अपना खेत पटा लेते हैं, यानी सिंचाई कर लेते हैं नहर के पानी से। याद रखिएगा कि इस नहर का पानी और कुआं इस सब का इस्तेमाल ना धनी लोग करते थे, ठीक है ना, अधिकांश मात्रा में धनी लोग करते थे। और एक बात सुन लीजिए, जब ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे ना तो ये अपने अभिलेख लिखवाते थे कि हाँ फलाना हम ये हैं, इतना इस कुएं से हम सिंचाई कर रहे हैं, चाहे इतना हम कुएं खुदवाए हैं, सब लिखते थे ये लोग। देखिए, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति का प्रयोग गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो छोटा किसान और जमींदार था उसके लिए, ठीक है ना। पाली भाषा में गहपति के बारे में पढ़ते हैं। गहपति, देखिए यह घर का मुखिया होता था। यह घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभात व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी होता था। संभात व्यक्ति उसको बोलते हैं जो मतलब कि जो हर चीज़ में धन दौलत, मतलब कि उसके पास सब चीज़ से दबदबा हो, अमीर हो, उसको संभात व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। गहपति का प्रयोग कभी कभी संभात व्यक्तियों के लिए और व्यापारियों के लिए भी होता था। ये आपका गहपति के बारे में, ठीक। गहपति में क्या है कि घर का मुखिया होता था, घर में रहने महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर इसका नियंत्रण होता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था, ठीक। गहपति का प्रयोग कभी कभी जो अमीर लोग थे, जिसको आप दबदबा बोल सकते हैं, जिनका दबदबा था, उन लोगों के लिए भी इस शब्द का, गहपति शब्द का प्रयोग होता था। सीमाओं का महत्व पढ़ते हैं। देखिए, मनुस्मृति में सीमा के बारे में बताया गया है। सीमा लड़की नहीं, बॉर्डर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें राजा के बारे में भी बताया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए। मनुस्मृति में सीमा के बारे में क्या बताया गया है? बोला है कि मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। मनुस्मृति को संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजाओं को सलाह दिया गया था। क्या सलाह दिया गया था? कि उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखना चाहिए। मनुस्मृति बुक में लिखा हुआ है कि राजा को आदेश दिया गया है कि सीमा का नियंत्रण करने के लिए, मतलब कि आपका सीमा कहाँ तक है, वहाँ तक आपको कुछ ना कुछ आपको चाहिए ना, निशान चाहिए ना। तो जब निशान चाहिए तो क्या पिलर ना घेरिएगा, आप वहाँ पर कुछ ज़मीन में ऐसे चीज़ों को गाड़ दीजिए जो कि समय से नष्ट ना हो। मनुस्मृति में राजा को यह सलाह दिया गया है। कैसे सीमा विवाद बहुत ज़बरदस्त होता है भाई, थोड़ा सा खातिर लोग लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, सीमाओं की पहचान के लिए कुछ गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर क्या क्या लोग राजा क्या क्या रखता था, उसका नाम पढ़ते हैं हम लोग। पत्थर, हड्डियाँ, गाय का बाल, भूसी,
राख, खपेट, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत, ये सभी चीज़ों को ना गाड़ के ज़मीन के अंदर रख दिया जाता था। ये सभी जितने भी ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये समय से नष्ट ना होती है, बहुत दिन तक रहता है, इसीलिए इसको रखा गया। बहुत साल तक रहता है, इसीलिए इसको बोला है इसको रख दो ज़मीन में गाड़ के, ताकि तुम्हारा पता रहे कि तुम्हारा बॉर्डर यहाँ तक है। हर्षचरित, देखिए हर्षचरित शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। जो राजा हर्षवर्धन था ना, उसी का जीवनी है हर्षचरित, ठीक है ना। हर्षचरित, हर्षचरित को संस्कृत में लिखा गया है। या तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, बुक आपको हम नहीं एथी करवा रहे हैं, बुक में जितना भी लिखा गया था इम्पोर्टेंट वो हम आपको लिख के लाए। ये सब जो दिख रहा है ना दोस्त, ये सब इम्पोर्टेंट है। अंति क्या बोलते हैं, जो डिब्बा लेखा बनाया रहता है ना ऐसे साइड में, और इसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, समझिए ये वही वाला है। इसमें से सवाल पूछता है। हम आपको बताइबो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवा रहे थे तो आपको बताए थे कि सुदर्शन झील से ना पूछा था सवाल, जबकि सुदर्शन झील वाला कैसा था, ऐसा ही था क्वेश्चन, इधर बाय साइड में सोच लीजिए। ये जितने भी डी वाले कराता है ना उसको ध्यान से पढ़िएगा। हर्षचरित शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित को संस्कृत में लिखा गया था, ठीक। कनौज के शासक हर्षवर्धन थे। कनौज के शासक कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षचरित के लेखक बड़भट्ट है, ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित के लेखक कौन है, बड़भट्ट। किसके राजकवि थे, तो हर्षवर्धन के। हर्षचरित को लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। हर्षचरित को कब लिखा गया था, 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन इसमें से इतने में से ना ये प्रश्न इम्पोर्टेंट ये वाला है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, ये पूछता है, हमेशा पूछता है। बड़भट्ट है, ठीक है ना, सब याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन आपको एक हम हाईलाइट करवा दिए हैं। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, इतना क्वेश्चन घुमा के इतिहास में पूछा है ना कि वही लड़का जवाब दे पाएगा जो बुक पढ़ा है, अदरवाइज ऐसे पढ़ने से ना होगा। सोचिएगा कि ना संभव है दोस्त, बुक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जो हम आपको ये बता दिए है ना, आप बुक से जाके पढ़ के देखिएगा, एकदम आपको लगेगा हाँ कि बुक नहीं ये पढ़े यही पढ़े तो अब बराबर होगा। कैसे हम सब इम्पोर्टेंट जितना था हाईलाइट करके हम आपको लेकर आए यहाँ पर। प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त एक रानी थी, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में होता है, ठीक। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। धर्मशास्त्र के मुताबिक महिलाओं को भूमि का मालकी नहीं बोला जाता है, मतलब कि महिलाओं को अधिकार नहीं था। जैसे दुबई में हम सुने थे कि दुबई में महिलाओं को गाड़ी चलाने के अधिकार नहीं है, लेकिन फिलहाल मिल गया, पहले नहीं था। वैसा ही धर्मशास्त्र के मुताबिक, संस्कृत धर्मशास्त्र के मुताबिक महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था, मतलब अधिकार था तो राजा को था, सिर्फ पुरुष को था, महिलाओं को नहीं था। लेकिन याद रखिएगा, ये जो प्रभावती गुप्त थी, ये ज़मीन एक गांव को, दांगुन गांव है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस गांव को आचार्य चलना स्वामी को दे दिया था दान में। और उस गांव को दान में दी थी ना, तो उस गांव को बहुत फायदा हुआ था। मतलब कि उस गांव को बहुत ऐसी चीज़ें जो है ना, वो राजा को नहीं देना पड़ता था, बहुत चीज़ों का छूट मिल गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब वैसे ही जब बात कर रहा है कि भाई साहब संस्कृत धर्मशास्त्रों के मुताबिक महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था तो कैसे दे दी, वो दान में कैसे दे सकती है गाँव। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नियम को हर जगह लागू नहीं किया जाता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये रानी थी तो इसलिए दे दी। आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कारण क्या है, मतलब कैसे ही दे दी, कैसे दे दी दांगुन गाँव। जब महिलाओं को अधिकार नहीं था भूमि पर तो प्रभावती गुप्त कैसे दान दे दिए कि दांगुन गाँव को। कारण सुनिए, प्रभावती एक रानी थी, ठीक है, ये तो बात सही है, प्रभावती क्या थी, रानी थी। दूसरा बात, यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर सामान्य रूप से लागू नहीं किया जाता था। बात सही है। अगर वह रानी नहीं रहती
तो उनका अधिकार नहीं था, रानी थी जिसके चलते दे दी। भूमिदान अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है, अभिलेख से गांव के लोगों के बारे में पता चलता है। ग्रामीण प्रजा में ब्राह्मण, किसान, अन्य वर्ग शामिल थे, ठीक। ग्रामीण प्रजा शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती थी। वो तो 100% श्योर है कि कोई भी राजा होगा अपने प्रजा से कुछ ना कुछ टैक्स लेवे करेगा, प्रजा भी देती थी। देखिए अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसी को देने पड़ते थे। अभिलेख में लिखा गया है ना कि डायरेक्ट राजा को मत दो, तुम जो गांव का प्रधान था ना उसको दो, टैक्स जो भी देना है वो देगा राजा को। इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान, देखिए इतिहासकार के अंदर मतभेद है कि भूमिदान क्यों दिया जाता था, काहे लोग भूमि दान देते थे। ऐसा भी हो सकता है कि खेती को बढ़ाने के लिए, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अब जिससे मान लीजिए किसी का शासन कमज़ोर हो रहा है तब भूमि दान दे के लोगों को अपने मिलाएगा ताकि उसका मजबूत होगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि दिखाने के लिए कि हम देखो मतलब कि बहुत महान है, हम आपको दे रहे हैं ज़मीन दान में। कुछ बहुत से अपने अपने एथी हो गए। तो इतिहासकारों के अनुसार भूमि दान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इतिहासकार सोचते हैं कि मतलब कि राजा काहे जमीन को दान देता था। देखिए सबका अपना वाला थी। भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। मतलब भूमिदान इसलिए देते थे कि खेती लोग अधिकांश मात्रा में करें। जब खेती अधिकांश मात्रा में करेगा तो उपज अधिकांश मात्रा में होगा। जब उपज अधिकांश मात्रा में होगा तो राजा के पास में अधिकांश मात्रा में धन होगा। उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ किए। कुछ का ऐसा मानना है कि लोग भूमि दान दे दे के अपने अंदर अपने तरफ लोगों को मतलब कि इकट्ठा कर देता है। राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि राजा अपने आप को दिखाते थे कि हाँ देखिए हम महान हैं, मतलब हम दयालु हैं, आपको इतना सब दे रहे हैं। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसीलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अब कैसे सुने थे ना इतिहास में, देखिए जब सेल्यूकस निकेटर था ये जब हारने लगा था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इन्होंने ना क्या बोला ना तुम इसको दान में ले लो, दहेज में ले लो। जब वो हार रहा था, देख रहा था ना कि अब इससे हम नहीं जीत पाएंगे, तो बोला नु भाई तुम मेरी बेटी हेलेना से शादी कर लो चंद्रगुप्त मौर्य, और तुमको इस जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है ये हम तुमको दहेज में दे देते हैं। अरे ससुर तू दहेज में देगा या ना देगा, वो तो हम लड़ के तुमसे जब ताकतवर हैं तो ले ही लेंगे। अब वो सेल्यूकस निकेटर का किया भाई साहब कि अगर हम इसको दहेज में दे देंगे तो हाँ ये रहेगा ना कि मतलब हम इसको दहेज में दिए थे, हारे नहीं थे, कहने के लिए हो जाएगा ना, दूसरे को दिखाने के लिए। लेकिन बात तो कुछ और है। अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण, देखिए इन लोगों पर ना अधिकारी या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, डायरेक्ट राजा का था। पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ उनको बोलते हैं जो जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, एक ही स्थान पर रहने वाले लोग। इन लोगों पर अधिकारी और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। अग्रहार के बारे में पढ़ते हैं। अग्रहार किसको बोलते हैं? देखिए उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। जो चीज़ जिसे जो भी भूमि ब्राह्मणों को दे दिया गया ना उसको अग्रहार बोलते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। यदि ये राजा को टैक्स नहीं देते थे, लेकिन ये खुद चाहेंगे ना तो वहाँ के प्रजा से टैक्स ले लेते थे ब्राह्मण। प्रभावती गुप्त और दांगुन गांव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रभावती दांगुन गांव को आचार्य चलना स्वामी को दान दे दी थी,
ठीक है ना। जब दांगुन गांव को दान दे दी थी तो क्या बोली थी दांगुन गांव के बारे में? बोली कि इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए इसको छूट मिल रहा है, दांगुन गांव को छूट कैसे मिल रहा है कि भाई साहब इस गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव खास घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने की दायित्व से मुक्त है। मतलब कि जो दूसरे अधिकारी आएंगे ना, चाहे इवन राजा भी क्यों ना जाए, उसको अधिकार नहीं था कि इस गांव से कुछ भी ले ले, टैक्स में चाहे बैठने खाने पीने कुछ भी नहीं। ये खुद अभिलेख में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट, मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजस्व अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। चौथा पॉइंट, इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है। पांचवा, फूल और दूध देने से भी छूट है। छठवा, इस राज्यादेश को चक्रदास ने उठ गए। देखिए ये पाँचों था, ठीक है ना। फूल और दूध, इतने ये सब चीज़ें ना दांगुन गांव राजा को नहीं देते थे। और ये जो आदेश, जैसे ये तो खुद आके तो रानी तो नहीं लिखेगी, रानी किसी से लिखवाएगी ना, तो भाई साहब वो लिखे थे चक्रदास ने, ठीक है ना। किसने लिखा था? चक्रदास लिखा था। अभिलेख पे क्या लिखा था? चक्रदास, ये सब लिखे थे। नगर के बारे में पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नगर नदी मार्ग के किनारे बसा था। पटना, जो आज का आपका पटना है ना, कहाँ पर बसा है? नदी किनारे बसा है, तो इसी का नाम पुराना है पाटलिपुत्र। उज्जैनी नगर जमीन पर था, नदी के किनारे नहीं थे, जमीन पे था। और पुहार नगर समुद्र तट पर था। दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो वहाँ पर जो तमिलनाडु का एरिया है उधर ही पुहार है। अक्सर आप बुक में देख लीजिएगा, उजे है, ठीक है ना। ये जो आपका है ना, ये आपका भारत है ना, और ये जो आपका एरिया है ना, ये भाई साहब तमिलनाडु का छोटा, ठीक है। ये जो एरिया है ये वाला तमिलनाडु, तो यहाँ पर है, ठीक है ना, पुहार। पाटलिपुत्र का इतिहास हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नामक एक गांव से हुआ था, ठीक है ना। पाटलीग्राम नामक एक गांव से हुआ था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के जो राजा था, सोचा ना कि राजधानी पहले राजगीर थी, ठीक है ना, राजगाह था जो आज की डेट में राजगीर है, वहाँ से हटाकर या इस गांव में, इस बस्ती में लेकर चलो और इसका नाम बदल दिए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के बड़े नगरों में से एक बन गया था, ठीक। 4वीं शताब्दी आते आते तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और एशिया के बड़े नगरों में से एक था। चीनी यात्री स्वेन तासांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो यह खंडहर में बदल गया था। चीनी यात्री कौन? स्वेन तासांग कब आया था? 7वीं शताब्दी में। जब आया ना तो देखा ना कि ये जो पाटलिपुत्र था खंडहर में बदल गया था। आपका खत्म हुआ यहाँ तक आज का लेक्चर। कल जब हम लाएंगे तो इससे आगे लेके आएंगे। 16 दिन बाद हम वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। बीच में त्यौहार आ गया था, होली था, और उससे पहले हम थोड़ा सा ऐसी हो गए थे, रुक गए थे। अब नहीं रुकेंगे, भले 10 मिनट का वीडियो हम लाएंगे लेकिन रोज़ लाएंगे, कंटिन्यूटी ज़रूरी है, ठीक है दोस्त। आप ये सब पढ़ लीजिएगा ना तो आपका मज़ा ही मज़ा है। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जैसे भी रहेगा, हम एग्ज़ाम दे के आए हैं तो खुद हमको पता है कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, हम सब आपको करवा देंगे। कल मिलते हैं।